2 अगस्त 1990 को तड़के करीब 1 लाख इराकी सैनिक टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सीमा में घुस गए। उस समय इराक की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना थी। 1 घंटे के अंदर वो कुवैत नगर पहुंच गए और दोपहर होते होते इराकी टैंकों ने कुवैत के राजमहल दसमान पैलेस को घेर लिया। तब तक कुवैत के अमीर भागकर सऊदी अरब पहुंच गए थे। अपने पीछे वो अपने सौतेले भाई शेख फऊद अल अहमद अल सबा को छोड़ गए थे। इराकी सेना ने शेख को देखते ही उन्हें गोली से उड़ा दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी इराकी सैनिक के अनुसार उनके शव को एक टैंक के सामने रखकर उस पर टैंक चढ़ा दिया गया। कुवैत पर हमला करने से पहले बाथ क्रांति की 22वीं सालगिरह के मौके पर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सामने अपनी मांगों की एक फेहरिस्त रखी थी। इन मांगों में शामिल था अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य को स्थिर करना, खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से लिए गए कर्जे को माफ करना और मार्शल प्लान की तरह एक अरब प्लान बनाना जो इराक के पुनर्निर्माण में मदद दे। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराकी टेलीविजन पर धमकी भरे स्वर में ऐलान किया, अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीज़ों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए ज़रूरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। सऊदी राजनयिक और शाह फहद के नज़दीकी सलाहकार डॉक्टर गाजी अल गुसैबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दरअसल सऊदी अरब और कुवैत दोनों उम्मीद छोड़ चुके थे कि खाड़ी युद्ध के दौरान इराक को दिया गया कर्ज उन्हें वापस मिल पाएगा। लेकिन दोनों देशों ने सोचा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करेंगे कि उन्होंने कर्ज माफ कर दिया है तो इससे गलत उदाहरण पेश होगा। शाह फहद ने सद्दाम को फोन कर कहा कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि कुवैत के अमीर ने आपकी सभी शर्तें मान ली हैं। लेकिन फहद ये सुनकर हक्का बक्का रह गए कि इस खबर से खुश होने के बजाय सद्दाम ने ये आभास दिया मानो वो सऊदी अरब की इस पहल से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है। उसी क्षण शाह फहद को अंदाजा हो गया कि कुवैत के खराब दिन आ पहुंचे हैं। लेकिन कुवैत के सामने मांगों की फेहरिस्त रखने से पहले ही सद्दाम कुवैत पर हमला करने का मन बना चुके थे। 21 जुलाई तक इराक के करीब 30,000 सैनिकों ने कुवैत की सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। 2 अगस्त 1990 को रात 2 बजे 1 लाख इराकी सैनिकों ने 300 टैंकों के साथ कुवैत की सीमा पार की। कुवैत की 16,000 सैनिकों की सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकी। कुवैत की सीमा पर उनका तनिक भी विरोध नहीं हुआ। जब इराकी सेना कुवैत नगर पहुंची तब उन्हें कुवैती सैनिकों के मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कुवैती युद्धक विमान हवा में उड़े जरूर, लेकिन इराकियों पर बमबारी करने के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में शरण लेने के लिए। कुवैती नौसेना भी अपनी जगह पर खड़ी तमाशा देखती रही। सद्दाम के लिए एकमात्र धक्का था कुवैत के अमीर और उनके सभी मंत्रियों का सुरक्षित सऊदी अरब भाग जाना। 7 घंटे के अंदर इराकी सेना का पूरे कुवैत पर कब्जा हो चुका था। सरकार के साथ साथ कुवैत के करीब 3 लाख नागरिक देश छोड़कर भाग चुके थे। तभी सद्दाम को अचानक ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान पर कब्जा करने का मौका मिल गया। हुआ यह कि जैसे ही कुवैत पर आक्रमण शुरू हुआ, इससे बेखबर लंदन से दिल्ली जा रहा ब्रिटिश एयरवेज का विमान ईंधन लेने के लिए कुवैत हवाई अड्डे पर उतरा। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को अंदाजा लग गया था
कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया है, लेकिन किसी ने विमान को सचेत करने की जरूरत नहीं समझी। जैसे ही विमान ने कुवैत में लैंड किया, सभी विमान कर्मचारियों और यात्रियों को बंदी बना लिया गया। उन्हें बगदाद ले जाया गया ताकि महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले से बचने के लिए उन्हें मानव कवच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हमले के कुछ घंटों के अंदर ही राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और विमान वाहक पोत इंडिपेंडेंस को हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में आने का आदेश दे दिया था। अमेरिकी बैंकों में जमा इराक के सारे धन को जब्त कर लिया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अमेरिका की यात्रा पर थी। उन्होंने कुवैत पर इराकी हमले की तुलना 30 के दशक में जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर किए गए हमले से किया था। एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी लाइन लेने वाले अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर इराक के हमले की निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग ने भी इराक के इस कदम की निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर पूर्ण आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की और सऊदी अरब से गुजरने वाली इराक की तेल पाइपलाइन को काट दिया गया था। सऊदी सीमा पर इराकी सैनिकों के जमावड़े को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका से सैनिक सहायता की मांग की थी। इराक को कुवैत से निकालने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अमेरिका ने अगले 6 महीनों में करीब 60,000 सैनिकों को एयरलिफ्ट करते हुए सऊदी अरब की धरती पर पहुंचाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रपति बुश ने देश के नाम टेलीविजन प्रसारण में कहा कि वो 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेज रहे हैं। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत थी और वियतनाम युद्ध के बाद विदेशी भूमि पर की गई अमेरिकी सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती थी। इस बीच सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अल हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ये वही माजिद थे जिन्होंने 1988 में हलबजा में गैस छोड़कर हजारों कुर्दों को मरवा डाला था। पूरी दुनिया में सद्दाम को सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन मिला था और वो थे पीएलओ के प्रमुख यासिर अराफात। उनके समर्थन पर विश्लेषकों को आश्चर्य हुआ था क्योंकि एक समय सद्दाम ने अराफात के शक्ति केंद्र को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सितंबर में सद्दाम के लिए एक और जगह से अप्रत्यक्ष समर्थन आया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ मित्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में कहा कि वो कुवैत में इराक के भूमि संबंधी कुछ दावों को वैध मानते हैं। अमेरिका के बाद इस मुद्दे पर इराक का सबसे बड़ा विरोधी ब्रिटेन था। इस बीच सद्दाम हुसैन ने इराक में बंदी बनाए गए ब्रिटिश लोगों से मिलने का फैसला किया। कॉन कफलिन सद्दाम हुसैन की जीवनी में लिखते हैं, सद्दाम ने उनसे मिलने के बाद दोहराया कि इराक में इन बंधकों की उपस्थिति शांति के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि वो जब तक वहां रहेंगे मित्र देश इराक पर बमबारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उनसे मिलने के दौरान जिसे पूरी दुनिया में टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था, सद्दाम ने एक 7 साल के ब्रिटिश बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड से अरबी में पूछा, क्या स्टुअर्ट को आज उसका दूध मिला? बच्चे के चेहरे पर भय के भाव ने उन सभी लोगों की स्थिति को बयान कर दिया जो उस समय सद्दाम हुसैन के कब्जे में थे। इस बीच सद्दाम को मनाने के लिए पूर्व विश्व हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली और जर्मनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विली ब्रांड और एडवर्ड हीथ भी बगदाद पहुंचे, लेकिन सद्दाम पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। कुवैत के 3 लाख लोगों ने, यानी उसकी 1/3 आबादी ने
देश छोड़ दिया। इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने अपने 22 दिसंबर 1990 के अंक में लिखा, सद्दाम के खुफिया एजेंटों ने खाली किए गए राजमहलों के तहखानों को विरोधियों को यातना देने का चैम्बर बना दिया। कई सड़कों के नाम बदल दिए गए और नागरिकों को नए पहचान पत्र और लाइसेंस प्लेट लेने के लिए कहा गया। बगदाद और कुवैत के बीच के समय के अंतर को समाप्त कर दिया गया। एक आदेश पारित कर कुवैत वासियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई और इसका विरोध करने वाले कुछ लोगों की दाढ़ी प्लायर से खींच ली गई। राष्ट्रपति बुश ने 16 जनवरी 1991 को इराक पर हवाई हमले करने का आदेश दिया। Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. पूरे इराक में इससे भारी तबाही तो हुई ही, 4 हफ्तों के अंदर इराक के 4 परमाणु शोध संयंत्रों का नामो निशान मिटा दिया गया। इराक के सभी सामरिक और आर्थिक महत्व के ठिकाने जैसे सड़कें, पुल, बिजली घर और तेल भंडार नेस्तनाबूद हो गए। इराकी वायुसेना के मनोबल को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब उसके 100 से अधिक युद्धक विमानों ने, जिनमें सोवियत मिग-29 और फ्रांस के मिराज F-1 विमान शामिल थे, उड़कर ईरान में शरण ली। इस तरह की खबरें थी कि इराकी वायुसेना ने सद्दाम के खिलाफ असफल सैनिक विद्रोह के बाद यह कदम उठाया था। यह विद्रोह उस समय किया गया था जब अमेरिकी वायु हमलों को न रोक पाने के कारण सद्दाम ने वायुसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी थी। सद्दाम के सैनिकों ने सऊदी सीमा के 12 किलोमीटर अंदर खाफजी कस्बे पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर मित्र सेनाओं ने वो कस्बा इराकी सैनिकों से दोबारा छीन लिया। इस दौरान जब सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के विशेष दूत येवगेनी प्राइमाकोव सद्दाम से मिलने बगदाद आए, तो वो ये देखकर दंग रह गए कि सद्दाम का वजन कम से कम 15 किलो कम हो गया था। 18 फरवरी को इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज मॉस्को गए और उन्होंने सोवियत संघ का कुवैत से बिना शर्त इराक से हटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक विश्व नेताओं के बीच सद्दाम की विश्वसनीयता इतनी घट चुकी थी कि महज आश्वासन से काम चलने वाला नहीं था। इराक पर जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए सद्दाम ने आदेश दिया कि कुवैत के सभी तेल कुओं में आग लगा दी जाए। आखिरकार राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सैन्य कमांडर जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ को आदेश दिया कि अगर 24 फरवरी तक इराकी सेना कुवैत नहीं छोड़ती तो उसे बलपूर्वक वहां से हटा दिया जाए। अमेरिकी हमले के 48 घंटों के अंदर इराकी सेना ने हार मान ली। 6 हफ्ते तक लगातार चली बमबारी के बाद इराकी सैनिक लड़ने के मूड में नहीं थे। हमले के दूसरे दिन की समाप्ति तक इराक के 20,000 सैनिकों को बंदी बनाया जा चुका था और 370 इराकी टैंक बर्बाद किए जा चुके थे। अंततः सद्दाम हुसैन को अपने सैनिकों को आदेश देना पड़ा कि वो 1 अगस्त 1990 को जिस स्थान पर थे वहां वापस लौट जाएं। 26 फरवरी को कुवैत में इराक का एक भी सैनिक नहीं बचा था। वो या तो युद्धबंदी बनाया जा चुका था या इराक वापस लौट चुका था। इराक के युद्धबंदियों की संख्या बढ़कर 58,000 हो गई थी और करीब 1.5 लाख इराकी सैनिक इस युद्ध में या तो घायल हुए थे या मारे गए थे। इराकी सैन्य अधिकारियों ने सिर्फ एक अनुरोध किया था कि उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अमेरिकी बमबारी में इराक की सभी सड़कें और पुल बर्बाद हो गए थे। अमेरिकी जनरल श्वार्ज़कॉफ ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।